स्वागत है टीवी 100 में। पाकिस्तान को एक के बाद एक नए झटके मिल रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमला हुआ। ट्रेन हाईजैक के बाद बलूचिस्तान में एक और बड़ा हमला हुआ है। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की बस को ही उड़ाया। बलूचिस्तान में सेना के काफिले पर बीएलए का यह हमला हुआ है। 90 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। और इससे पहले भी बीएलए ने हाईजैक की थी ट्रेन। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर यह बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान के नौशकी जिले में एक आत्मघाती हमले में काफिले को निशाना बनाया गया और उसके बाद ही भारी गोलीबारी की गई। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक करने वाले अलगाववादी सशस्त्र समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह ने 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया है और काफिले में 8 बसें भी थी, जिनमें से एक आत्मघाती हमले में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। प्रवक्ता ने आगे यह भी बताया है कि हमले के तुरंत ही बाद बीएलए के फतेह दस्ते ने बस को पूरी तरह से घेर लिया और उसमें मौजूद सभी सैनिकों को मार डाला। बीएलए ने दावा किया है कि पूरी कार्रवाई में कुल 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और एक सप्ताह के भीतर ही बलूच विद्रोहियों का यह दूसरा सबसे बड़ा हमला शामिल है। और इसके पहले मंगलवार को बीएलए ने क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण कर लिया था, जिसमें ट्रेन में 450 से ज्यादा यात्री सवार थे। ट्रेन पर कब्जा करने के बाद बीएलए ने बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को जाने दिया था। वहीं बुधवार की रात को पाकिस्तानी सेना ने यह दावा किया कि उसने सभी बंधकों को रिहा करा लिया है। इसमें 33 बीएलए लड़ाकों को मारने का दावा किया गया था, लेकिन समूह ने पाकिस्तानी सेना के दावों को झूठ बताया और यह कहा है कि बंधक अभी भी उनके कब्जे में है। बाद में समूह ने यह भी दावा किया है कि उसने 214 बंधकों को मार दिया है, जो कि पाकिस्तानी सेना के जवान थे। बीएलए के प्रवक्ता ने एक बयान में यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना ने अपने जवानों को मरने को छोड़ दिया। समूह ने यह भी कहा कि उनके अल्टीमेटम पर पाकिस्तान ने कोई गंभीरता भी नहीं दिखाई और इसके बाद उन्होंने सभी सैन्य बंधकों को मार दिया गया। क्या है बीएलए की मांग? बीएलए पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी चाहता है। यह प्रांत ईरान से सटा हुआ भी माना जाता है और आज से नहीं बल्कि दशकों से आजादी की मांग भी यहां चली आ रही है। प्राकृतिक और खनिज संसाधनों से लैस इस प्रांत का पाकिस्तान ने खूब लूटा है और इस प्रांत को लूटते लूटते पाकिस्तान का मन भर गया है, तो उसने चीन को भी इस नापाक हरकत में जोड़ लिया है। चीन ने बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह और अन्य परियोजनाओं में निवेश किया है। बलूचिस्तान के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान और चीन प्रांत की प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। तो हालांकि तो 90 सैनिकों की जान यहां पर गई हुई है और पाकिस्तान में एक महीने के अंतराल में यह दूसरा सबसे बड़ा हमला शामिल किया जा रहा है। और इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर यदु सिंह, विदेश मामलों के जानकार, राणा उज्जैर, पत्रकार लाहौर से, और डीपीएस त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ से, और इसके साथ ही जमीर जैथो इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों ही अतिथियों का सबसे पहले टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करेंगे अपने इस डिबेट में पैनल के साथ। डॉक्टर यदु सिंह, सवाल आपसे। जिस तरह पाकिस्तान के लिए होली के त्योहार के बीच में जो गोलियों की बौछारें देखी जा रही हैं, एक महीने के अंतराल में यह दूसरा सबसे बड़ा यह घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। पहले बलूचिस्तान के द्वारा एक ट्रेन को अगवा किया जाता है और उस पर 450 यात्रियों को अपना शिकार बनाने का काम किया जाता है और उसके बाद ही लगे हाथ उससे कोई एक वक्त नहीं संभल पाया, और दूसरा आज बस का ये आतंकी हमला होना किस तरह के संकेत पाकिस्तान को देता है? क्लियर है कि बलूचिस्तान में शांति नहीं है। वहाँ के काफी बड़ी लोग पाकिस्तान का जो जिस प्रकार से रवैया रहा है उस प्रदेश के लिए, लोगों के लिए, वहाँ की संपदा के लिए, वहाँ की खनन जो मेटल्स आते हैं वहां से, तो वहां की संपत्ति को जिस प्रकार से दोहन होता है और उसको उस प्रदेश में नहीं लगाते हैं और साथ में चीन को बुला करके भी उसको दोहन कराया जाता है, उससे असंतोष है।
नाराजगी है। और इसी की वजह से डीएनए टाइप की संस्था बनाई है वहां पे। वो लोग पाकिस्तान को अटैक करते हैं, वो डिमांड करते हैं कि या तो हमको ज्यादा अधिकार दिए जाए, और यहां तक कई बार तो ये भी डिमांड करते हैं कि हमें यहां पे पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाए। तो इस क्लियर है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का बिहेवियर उनको पसंद नहीं है और वहां उनका विरोध हो रहा है। और अभी जैसा आपने बताया 90 लोगों की जो हत्या हुई है, सेना के लोग हैं ये एक संदेश है कि पाकिस्तान को आज नहीं तो कल इस मामले को बड़े मजबूती से बैठ करके सॉल्व करना पड़ेगा, या तो अधिकार देना पड़ेगा, उनकी सभ्यता में उनको भागीदार बनाना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो बलूचिस्तान में ये समस्या और बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान के लिए और भी खतरा पैदा हो जाएगा। यानी ये शुरुआत कही जा सकती है खतरे की, क्योंकि जिस तरह से हमले पे हमले होते जा रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान की जो दशा है अभी वो बहुत दयनीय स्थिति में है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। डीपीएस त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ा सा संपर्क कर लेते हैं। डीएसजी, जिस तरह से देखा गया है जो आज का जो घटनाक्रम रहा है, इसमें पाकिस्तान की सेना खुद ही सुरक्षित नहीं है। बताइएगा आप कि उन्हीं की बस को लेकर के जो हमला हुआ है, अब ऐसे में जो आम नागरिक हैं वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे? और जो अब ये 1 महीने के अंतराल में जो घटना हुए हैं, जो ट्रेन हो या बस हो, क्या ऐसे में आपको लगता है कि पाकिस्तान के रहने वाले लोगों के लिए अब जीना कितना दुश्वार हो रहा होगा, क्योंकि यहां पर सुरक्षा कर्मी ही यहां पर सुरक्षित नजर नहीं आ रहे? जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पे हूँ। दरअसल मैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये हमला किया है, ये न टूटने वाली श्रृंखला की एक और कड़ी है। और अब इस श्रृंखला में और ताकत आ गई है, और वो ताकत इस वजह से है, जैसे पाकिस्तान के दोस्त चाइना को कंट्रोल करने के लिए एक क्वाड ऑफ नेशंस बनाया गया, यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ऐसे ही पाकिस्तान की आर्मी को सबक सिखाने के लिए एक क्वाड ऑफ टेरर बन गया है। और ये क्वाड ऑफ टेरर में केवल बीएलए शामिल नहीं है सर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो एक है, इनके साथ तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी है, जिसने खैबर पख्तूनख्वा में वो हालत क्रिएट करती है कि वहां के पुलिस वाले चौकी छोड़ के भाग रहे हैं। और इनमें इस्लामिक स्टेट खुरासान भी है, हालांकि वो तालिबान के साथ नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ और पाकिस्तान में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। और इनमें चौथा पार्टनर अफगानिस्तान में जो रूलिंग रजाइम है तालिबान का, वो तालिबान भी है। इन चारों के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हो, लेकिन इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो फैक्टर है पाकिस्तान की आर्मी। मींस सब के सब पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है, पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म सितम के खिलाफ है, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किए गए कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और कॉमर्शियल एक्टिविटीज के खिलाफ है, और उन्हें ध्वस्त करने के ऊपर तुले हुए हैं। यानी पाकिस्तान के लिए इस समय एक ये कंपाउंडिंग प्रॉब्लम है जो उसे अपने डील करनी होगी। और ये कहना कि साहब बलूचिस्तान के लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो अधिकार हैं वो हमें दिए जाए, हमारे यहाँ जो खनन हो रहा है वो गलत है, ये डिस्प्रपोर्शनेट है, ये इनडिस्क्रिमिनेट है, ये सब तो है, लेकिन बेसिक डिमांड ये सब तो एक किस्म से प्रोलिफरेशन है। बेसिक डिमांड है उनकी ये कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश था और हमें स्वतंत्रता चाहिए। यानी अब ये कहा जा सकता है कि आजादी की जंग छिड़ी गई है और इसकी शुरुआती झलकियां पाकिस्तान को देखने को मिल रही हैं। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक पॉइंट और, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है इसको बोलते हैं कहीं कि अरे पाकिस्तान ने जो बोया वही काटेगा, यानी कि उसने टेरर को बोया तो टेरर काटेगा। मेरा कहना यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी टेररिस्ट ग्रुप है ही नहीं भाई, इसके अंदर जाहिर लोग नहीं है, इसमें अफगानिस्तान की तरह से जाहिर लोग नहीं है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, बाहर के पढ़े लिखे हुए लोग हैं। और उन्होंने ये कहा कि जब आधे से ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान का हमारी पॉपुलेशन केवल 5% और हमें ये लगे कि हमें जीने का अधिकार नहीं, हर घर से एक बच्चे को ये ले जाए पकड़ के और मिसिंग कर दे, तो फिर अब हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। तब इन्होंने हथियार उठाए। तो उनका उद्देश्य और उनका समर्पण जो है उसके सामने सर कितनी भी बड़ी फौज हो, नाउ इट इज ओनली ए क्वेश्चन ऑफ टाइम। इनके फजलुर रहमान पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि उनके 5 जिले ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने को तैयार है, और जिस रोज उन्होंने किया उस रोज यूनाइटेड नेशन उन्हें मान्यता दे देगा। ऐसे ही बलूचिस्तान जिस रोज डिक्लेयर कर देगा कि आई एम इंडिपेंडेंट, यूनाइटेड नेशंस विल से ओके गो अहेड, वी आर विद यू। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। अब त्यागी जी का थोड़ा सा देख लिया है, माइंड इन्होंने फ्रेश कर दिया है कि भाई आजादी की लड़ाई को लेकर के अब यहाँ बलूचिस्तान जागृत भावना से देखा जा रहा है। लेकिन सवाल राणा जी से है। राणा जी, आपने भी सुना है और आप भी देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एक महीने के अंतराल में जो दशाएं हैं वो दुर्दशा में तब्दील हो रही है। और ऐसे में अब सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ है, पाकिस्तान की जो खुद की सेना है वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन इससे पहले जब बलूचिस्तान पर एक ट्रेन पर हमला होता है, 450 यात्रियों को उसमें घेर लिया जाता है और उनके ऊपर जो हमला किया जाता है, उसके बावजूद पाकिस्तान की जो सेना है वो उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करती है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान खुद ही चाहती है कि वो आगे आए और हम पर हमला करें और हम बेखौफ बैठे रहें और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो कर्नल साहब, आपने बात की ना कि बीएलए जो है ना वो दहशतगर्द तंजीम नहीं है, तो शायद मुझे ये लगता है कि भारतीय फौज के अंदर जो है वो नकम्मे ऑफिसर्स को भर्ती किया जाता है, जिनको ये नहीं पता कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अमेरिका, यूके, ये सारी जो है ना कदम तंजीमें करार दी जा चुकी है। और फिर कर्नल साहब बात सुन लें, कर्नल साहब बात सुन लें, मैंने आपको सुना है, मैंने आपका सुना, आपकी बारी में आपको सुना, तो बिल्कुल त्यागी जी थोड़ा सा सुन लेते हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं त्यागी जी, थोड़ा सा सुन लीजिएगा पहले। सर आपको मैंने लाइव सुना भाई। कर्नल साहब बात सुन लें, बात सुन लें, मैंने अच्छा बोले तुम देखो इस किस्म की बातें नहीं, दूसरे को निकम्मा कहना ये गलत बात है। त्यागी साहब थोड़ा सा पहले सुन तो ले उन्हें। मैंने तर्क दिए हैं, आप तर्क दें, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो तर्क दीजिए। एक लफ्ज मैंने अगर बगैर तर्क के कहा तो बता दीजिए, और आप कह रहे हैं निकम्मा। अरे सुन तो ले, ठीक है। अब त्यागी जी सुन लेते हैं ना कि कहाँ इन्हें तर्क आपका थोड़ा सा गलत लगा हुआ है, वो सिद्ध कर दे रहे हैं, वो प्रूव कर रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं। थोड़ा सुन लेते हैं, प्रूव तो करने दें, लेट मी प्रूव यू। सर देखिए, आपने कहा ना ये टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, तो अगर अमेरिका, बर्तानिया, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इनकी मजम्मत कर चुका है, इनके हमलों की मजम्मत कर चुका है, तो कर्नल साहब मैं आपको नकम्मा ही तो कहूंगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। सॉरी टू से, आप जो है वो इंतहाई नकम्मे हैं, आपको ये नहीं पता। और दूसरा इसका मतलब ये है कि जब जिसको दुनिया कदम तंजीम करार दे रही है, जिसको दुनिया बैन कर रही है, यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, बर्तानिया, तो इसका मतलब भारत उसको कह रहा है कि ये जो है वो पाकिस्तान में आजादी की जंग लड़ रहा है। बीएलए एक दहशतगर्द तंजीम है, तो इसका मतलब यह है कि बीएलए का जो टेरर फाइनेंसिंग करता है वो भारत करता है। और इसका मतलब मैं हमेशा कह चुका हूं कि कुलभूषण जाधव जो है पाकिस्तान से हमने पकड़ा, उसने बताया था कि वो पाकिस्तान के अंदर जो तरीके चल रही है उसको हवा देने के लिए हमें भेजा गया है, भारत ने भेजा है। तो भारत जो है वो पाकिस्तान में फाइनेंसिंग कर रहा है, और कल रात से भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। आपका भारत ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हमने हाफिज सईद को मार दिया है, तो हाफिज सईद को टारगेट नहीं किया गया। हाफिज सईद के खिलाफ जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको टारगेट नहीं किया गया। भारत जो है वो सिर्फ गिद्दर पप्पू मारता है, भारत सिर्फ बातें कर सकता है। अब आप आगे सुने, और सर मैंने आपको सुना, आपकी सारी चीजें मैंने सुनी, अब आप मुझे सुने थोड़ा सा ना, त्यागी जी थोड़ा सा एक एक करके सुन लेते हैं। उसके अलावा नहीं, आपको भी जवाब देने के लिए मौका दिया जाएगा। त्यागी जी आप मुझे जवाब दीजिएगा, बाद में दीजिएगा, अभी मुझे सुनिए। अब बीएलए जो है, बीएलए को भारत अगर टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है तो उसकी मिसाल बड़ी वाज़ेह थी। मिसाल क्या वाज़ेह है कि कुलभूषण जाधव हमने पकड़ लिया, और उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर देखें आप कि पाकिस्तान का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है, और उसमें ग्वादर पोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना के हमारे साथ मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जब बलूचिस्तान तरक्की कर रहा है तो डेफिनेटली भारत की आंखों में तो चुभेगा। तो भारत जब जहां पर जो है वो इसको डिस्टेबलाइज करना चाहता है, भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी आग लगाई जाए, फिरका वाराना तजाद फैलाया जाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए कि हमारी जो सेना है वो यहाँ पर इंगेज रहे। याद रखिएगा कि वी विल रिटेलिएट यू, हम सोचेंगे नहीं आपको रिटेलिएट करने का, हम रिटेलिएट करेंगे इंशाल्लाह। हमारी फौज जो है वो आपके लिए तैयार है और हम वक्त तैयार है। और ये तासुर बिल्कुल गलत है कि तमाम बलोची जो है पाकिस्तान की मुखालिफ है। बलोची हमारा भाई है, मैं पंजाबी हूं, मैं बलोचियों से इंतहाई मोहब्बत करता हूं, बलोचियों को हम गले से लगाते हैं, बलोची पंजाबियों को, सिंधी को, हम सारे भाई हैं पाकिस्तानी। अगर ये तासुर दिया जाता है ना कि ये बलोचों का लबादा ओढ़ कर बीएलए वाले ये तासुर देते हैं
कि वो जो है वो आजादी की तहरीकें चला रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत तहरीक है। BLA जो है वो एक कलदम तंजीम और दहशतगर्द तंजीम है जिसको दुनिया बता चुकी है। ठीक है, आपके पास राणा जी थोड़ा सा आपके पास दोबारा लौटेंगे और त्यागी जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन पहले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं जमीर जैतो जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक सवाल उनसे भी पहले ले लेते हैं। जमीर जी, आपने सुना होगा एक बयान सामने आया था जहां पर पाकिस्तान सेना ने अपने जवानों को मरने को छोड़ दिया, ये बयान सामने था, और समूह ने यह भी कहा था कि उनके अल्टीमेटम पर पाकिस्तान ने कोई भी गंभीरता को नहीं दिखाया, सभी सैन्य बंधकों को मार दिया गया और BLO को लेकर के बलूचिस्तान की आजादी को लेकर चाहता है और इसीलिए ये हमलावर हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ये दूसरा एक बड़ा हादसा हो गया है और ये तो बौछारों की शुरुआत कही जा रही है। क्या लगता है कि अटकलें अब और कितनी गंभीर अवस्था में जाएंगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, त्यागी साहब हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह उन्होंने BLA के बारे में कहा कि BLA दहशतगर्द तंजीम नहीं है, मैं कहता हूं कि BLA है दहशतगर्द तंजीम। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम पे 11 मार्च को ये ट्रेन अगवा हो गई थी, तो उस दौरान भी मैंने एक चैनल पे कहा था कि जी पाकिस्तान इन लोगों से नेगोशिएशन नहीं करेगा, इनके खिलाफ ऑपरेशन करेगा। वो ऑपरेशन किस तरह से की जाएगी ये देखना कबल वक्त है, लेकिन उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा और पाकिस्तान ने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया। तो आज भी जैसे अगर हम देखते हैं कि BLA की जानिब से इस बस को खुदकश बम्बार के जरिए निशाना बनाया गया और फिर उन्होंने फौरी तौर पे एक प्रेस रिलीज जारी कर ली कि जी 90 फौजियों को शहीद कर दिया गया। बुनियादी तौर पे BLA की जानिब से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कबल वक्त कही जाती है और हकायक उसके बरक्स होते हैं। देखिए, BLA ने ट्रेन हादसे में भी कहा था कि उन्होंने 214 जो फौजी एहलकार थे उनको शहीद कर दिया गया, और अगर BLA के पास ये 214 फौजी एहलकार होते तो यकीनी तौर पर वो उनकी वीडियो जारी कर देते। BLA के पास इतनी सहूलत और इतनी उनके पास टेक्नोलॉजी है कि वो ये सारी वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं और जारी भी करते रहते हैं। देखिए, अगर हम हकायक को देखते हैं तो आप इस बात को माने कि बलूचिस्तान में इस वक्त BLA को ताकत मिली जब पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में कुछ तनाव आया। हमने अफगानिस्तान को बहुत सारे सबूत दिए जहां पर अफगानिस्तान के हाजिर सर्विस गवर्नर का नायब गवर्नर का बेटा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए मारा गया। अफगानिस्तान के बहुत सारे फौजी एहलकार थे, उनके बच्चे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते मारे गए। बल्कि एक तो उनकी ब्रिगेड कमांड का एक कमांडर भी पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी के वाकये में मारा गया। जब बनू अटैक हुआ था तो उसके बाद एक कार्रवाई में जो मारा गया था वो उनका कमांडर था एक बटालियन का। तो जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाव आया और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने एक दाइश का अहम मोहरा पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया, तो दाइश, अफगानिस्तान और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उन्होंने पूरी फंडिंग की, पूरी टेक्निकल मामलत फराहम की, पूरा असला फराहम किया BLA को, जिसके बाद BLA थोड़ी सी ताकतवर हो गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इससे पहले मैंने उसको खुद कवर किया हुआ है। सवात ऑपरेशन जब हुआ था तो सवात में तो एक मौलाना साहब थे, उन्होंने अपनी मर्जी की शरीयत भी नाफिज कर दी थी और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान के कवानीन को निकालकर अपने कवानीन भी नाफिज कर दिए थे। लेकिन जब वहां पर एक मासूम औरत को सरेआम कोड़े मारे गए थे तो उसके बाद फिर वहां पे ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन की शुरुआत हुई, लेकिन जिस तरह की स्थितियां देखी सुन ले, ऑपरेशन की बात सुन ले उनकी। वहां पे उस ऑपरेशन के बाद अब सवात में तहरीक तालिबान का नामो निशान भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी फौज ने, अभी तक उसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली तो नहीं हुई, लेकिन एक एज ए जर्नलिस्ट मुझे इसकी पूरी मालूमात है कि पाक फौज ने वहां पर बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू कर दिया और इस ऑपरेशन के नतीजे में हेलीकॉप्टर्स भी यूज किए गए हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर फाइटर तैयारे भी यूज किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ऐसा होगा कि BLA जो है ये माजी का हिस्सा बन जाएगी। दूसरी बात है नाराज बलोचों की। देखिए, बलूचिस्तान के लोगों के साथ बिल्कुल ज्यादतियां की हमारे हुक्मरानों ने की, लेकिन ये वो वाले नाराज बलोच नहीं है, क्योंकि वो नाराज बलोच, इनकी वजह क्या है? अगर वो नाराज वाले नहीं है तो फिर इनकी ऐसी वजह क्या है भाई? अगर ठीक है, मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने पहले बहुत लूटा है या ये बलूचिस्तानी उस सोच वाले लोग नहीं है, तो फिर ऐसे हादसों को न्योता क्यों दे रहे हैं? आप भी देख पा रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के लिए आर्मी, आप सचित देखी जा सकती है, कह सकते हैं, लेकिन 5 दिनों में ये दूसरा बड़ा हादसा है। ऐसे में पाकिस्तान आर्मी क्या फेल नजर नहीं आ रही है?
देखिए, पाकिस्तान आर्मी फेल यहाँ पर नहीं है। जब इस तरह की कार्रवाई शुरू होती है तो उसका रिएक्शन इसी शक्ल में आता है। लेकिन देखिए, बीएलए तंजीमें जिसने मस्जिदों में बम धमाके किए हुए, मार्केटों में बम धमाके किए हुए, हर वो जगह कोई इन्होंने बलूचिस्तान का ऐसा नहीं छोड़ा जहां इन्होंने बम धमाका ना किया हो। तो ये अगर फ्रीडम फाइटर्स है तो ये अपने ही लोगों को खुद क्यों मार रहे हैं? ये क्यों बलूचिस्तान के मासूम लोगों को मारते हैं? क्यों बलूचिस्तान की आम निहत्ते शहरियों को मारते हैं? देखिए, ये टेररिस्ट और टेररिस्ट ही होता है, उसका ना तो कोई दीन होता है ना मजहब होता है। कल भी एक जगह मैंने कहा था, जब एक मस्जिद में बम धमाका हुआ था तो उन्होंने कहा देखिए जी, उन्होंने मस्जिद को निशाना बनाया गया। मैंने कहा इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि मजहब दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। अगर ये इस्लामिक टेररिज्म है तो ये मसाजिद को निशाना क्यों बनाते? देखिए, इस्लामिक हिस्ट्री है कि जब जिहाद के जो कवानीन है, जो उसूल है, उसमें किसी आम मासूम शहरी को निशाना नहीं बनाया जाता। अगर आप जंगी उसूल देखते तो वहां पे ये कि सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया जाएगा, खवातीन को, बच्चों को अमान होगी, सिर्फ उन लोगों से लड़ाई की जाएगी जो कि लड़ते हैं। तो इस वक्त अगर आप बीएलए की हिस्ट्री देखें तो बीएलए ने सिर्फ आर्मी और पुलिस को निशाना नहीं बनाया गया, उन्होंने अनगिनत ऐसे वाकयात किए जहां पर उन्होंने आम मासूम लोगों को निशाना बनाया है, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया है। अगर आप देखते हैं कि बलूचिस्तान में जो ये बसों से उतार के मजदूरों को मारते हैं, तो ये कौन से मजदूर ऐसे हैं जो कि वहां पर जाके बीएलए के खिलाफ लड़ाई करें कि जिनको वहां से उतार के बसों से मारा जाता है? देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि दहशतगर्दी सिर्फ दहशतगर्दी होती है और दहशतगर्दी के नतीजे में जितने भी मासूम लोग उनका निशाना बनते हैं वो यकीनी तौर पे शहीद है। और ये सारा का सारा जो दहशतगर्दी का एक नेटवर्क है, उसने एक दिन खत्म होना है। क्योंकि ये अगर वो लोग हैं जिनके साथ ज्यादती की गई, जिनके साथ वहां पर उनको हुकूक नहीं दिए गए, अगर ये वही लोग हैं तो फिर ये लोग उन लोगों को क्यों निशाना बना रहे हैं जो कि बलूचिस्तान के शहरी। एक सवाल ये भी बन सकता है कि भाई ऐसे लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, राणा जी से थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जी राणा जी, जिस तरह से देखा जाता है बलूचिस्तान में कई तरह के अलगाववादी संगठन हैं, तो क्या आपको लगता है कि उन संगठनों में से क्या वो सारे एक जैसे आकर के हमलावर हो रहे हैं, या उनमें से भी कुछ राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान को इस तरह से अपना टारगेट कर रहे हैं? देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये एक जो ये जंग मुसल्लत करने की हमारी बैरूनी ताकतें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं। अभी जमीर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की और मैं कल भी आपके चैनल पर बैठकर ये बात कर रहा था कि दहशतगर्दों का मजहब नहीं होता। दहशतगर्द जो है वो अगर उनका मजहब होता तो वो हमारी मसाजिद के ऊपर हमलावर ना होते हैं। तो वो डेफिनेटली ये जो इंडियन मीडिया जो कल रात से प्रोपेगेंडा कर रहा है तो हाफिज सईद के हवाले से, तो इसका मतलब ये है कि आप हमारे मुल्क के अंदर मजहबी लड़ाई छेड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क में फिरका वाराना तदाद पैदा हो। अब ये अब आपने बात की ना कि बलूचिस्तान में डिफरेंट तंजीमें जो है वो काम कर रही हैं, बीएलए है, बीआरएफ है, उसके अलावा जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है। तो ये जितने भी गिरोह हैं, इनको वो बेजना तौर पर अफगानिस्तान का जो भारतीय कौंसल खाना है वो आपको वहां से टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है भारत। और आप ये भी अंदाजा करें कि 2021 के अंदर जब दासू डैम में हमला हुआ था, चीनी इंजीनियर्स उसमें मारे गए थे, तो उसमें जब रिपोर्ट सामने आए तो भारतीय जो खुफिया एजेंसी है वो उसमें मुलविस ठहरी। और इसका मुंह बोलता सबूत मैं हमेशा कहता हूं कि कुलभूषण यादव है, उसने कहा कि मुझे बलूचिस्तान में एकदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए भेजा गया। तो भारत पाकिस्तान के अंदर ये टेरर फाइनेंसिंग करके चाहता है कि हमारा मुल्क जो है वो डिस्टेबलाइज हो, लेकिन हमारी फौज जो है वो हर वक्त आपको रिटालिएट करने को तैयार है। अब बेसिकली ये दहशतगर्द जो है वो अब ऐसे क्रूशल वक्त पर इकट्ठे हो गए, पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन हाईजैकिंग वाकये पे सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा बीएलए ने कहा कि हमारे पास 80 जो फौज के लकार हैं वो हमने अपने कब्जे में ले लिए हैं। अब कल हमारी फौज ने उसका भांडा भी फोड़ दिया। कल हमारी फौज ने जिस जगह पर ट्रेन को रोका गया था उसका ऑपरेशन क्लियर कर दिया। वो जगह जो है वो ये कहा जा सकता है पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल सजगता से काम कर रही है। हाँ बिल्कुल, अब 8-10 घंटों में इंशाल्लाह वो ट्रेन का काम, वो जो जहां पर हमला हुआ था उसको दोबारा से ठीक किया जा रहा है, तो वो भी वहां से इंशाल्लाह ट्रेन जो है वो दोबारा से उसका अपना काम शुरू कर देगी। तो ये प्रोपेगेंडा बेसिकली किया जाता है। आप देखिए इंडियन मीडिया के पास क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंडियन मीडिया के पास सिर्फ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि जैसे ईयू डिसइंफो लैब आपने चलाई, जिस तरह से डिसइंफो लैब के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरी इंफॉर्मेशन की वॉरफेयर करी, तो इंडिया जो है बेसिकली प्रोपेगेंडा उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंडिया के पास कोई ऑथेंटिक सोर्स होता नहीं है। आपने सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है, आपने अपने मीडिया को हवा देनी है, वो देखो जी क्या हो गया। लेकिन राणा साहब, स्थितियां तो सामने भी तो देखी जाती है ना, स्थितियां तो सामने देखी जा रही है। चलिए मान लेते हैं प्रोपेगेंडा के हिसाब से अगर इंडिया मीडिया दिखा रहा है तो वो स्थितियां भी तो दिखा रहा है कि बलूचिस्तान किस तरह से हावी हो रहा है। अच्छा, अब ये भी आप देखें कि जब एक ऐसी तंजीम, एक ऐसी बीएलए जिसको दुनिया, आलमी दुनिया, यूनाइटेड नेशंस की बात की ना कर्नल साहब ने कि यूनाइटेड नेशंस जो है बलूचिस्तान को क्या देगा, अलग हो जाए, किसी के बाप का मुल्क क्या अलग हो जाए, पाकिस्तान है।
बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, बलोची हमारे भाई हैं। और आप जो ये कह रहे हैं ना कि फलाना अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब यूनाइटेड नेशन बरतानिया एक तंजीम को दहशतगर्द करार दे चुके हैं, भारत कहता है कि वो टेररिस्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि भारत हमेशा फाशिस्ट, जो ये मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज हैं, आप उसके ऊपर चल रहे हैं, आप आरएसएस के एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं, जो ये आप सारी चीजें चलती हैं। तो इसका मतलब ये कि भारत जो है वो इस दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करता है, टर्म फाइनेंसिंग करता है। आपकी चर्चाओं को सुनकर के डॉक्टर साहब को थोड़ा मुस्कान आ रही है, यदु सिंह जी थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं और काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं। जो है ना वो इस वजह से हंस रहे हैं कि उनको पता चल रहा है, उनको दिल में अंदाजा है कि भारत कैसे टर्म फाइनेंसिंग करता है, उनको पता है। लेकिन बेचारे वो, उनको पता कि हमने भारत में रहना है, उनको भी एजेंसीज उनको उठाकर ले जाएंगी, उनको गायब कर देंगे। तो इस वजह से बेचारे हंस रहे हैं कि यार चलें, मैं मेरी बात साहब क्या जवाब देंगे भाई? इस तरह की चीजें होंगी क्या? दबाव में बैठ करके सिर्फ मुस्कुराहट से काम होगा या शब्दों के बाढ़ भी? तो मीडिया पर बैठ कर तो मेरी बात को एंडोर्स नहीं कर सकते, लेकिन सुन लेते हैं डॉक्टर साहब को, थोड़ा सुन लेते हैं। यदु सिंह जी, मुझे कोई उठा के नहीं ले जा रहा है और ना मैं डरने वाला हूँ। मेन बात यह है कि हंसी इसलिए आ रही थी राणा जी कि आपने कहा कि इंडिया का रोल इसमें बताया आपने। देखिए भाई साहब, इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है। ये इंडिया को ब्लेम करना, इसमें आरएसएस को ब्लेम करना, इसमें इसको ब्लेम करना, उसका कोई रोल नहीं है। देखिए श्रीमान जी, आपकी ईस्ट पाकिस्तान में भी आपने अत्याचार और आतंक किया था अपने ही ईस्ट पाकिस्तानियों से, उसका परिणाम हुआ था कि वो अलग हो गए थे आपसे, आपको पता है। तो आपकी टू नेशन थ्योरी वो बंगाल की खाड़ी में डूब गई थी, क्योंकि आपने अपने ही पाकिस्तानियों को, ईस्ट पाकिस्तानियों को, उनको बहुत दबाया, परेशान किया, उनके अत्याचार किया, 3 मिलियन लोगों को मारा पीटा। तो देखिए बताऊं आपको मैं, आपकी सेना जो है, एक कहावत बोलते हैं, बहुत कॉमन कहावत है, और मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्त भी बोलते हैं जो कि दुखी हैं पाकिस्तान के माहौल से। क्या कहते हैं वो? कि हर देश की एक सेना होती है, बिल्कुल, लेकिन एक सेना ऐसी है जिसका एक देश भी है, और वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी सेना इतनी महान सेना तो नहीं है, क्योंकि इसी सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में इतना मारकाट और मर्डर और अत्याचार किए थे। सर, सबको पाकिस्तान की सेना इतनी प्रोफेशनल सेना जरूर है कि आपको पायलट हम पकड़ते हैं, उसको हम चाय में पिलाते हैं, उसको हम ये भी कहते हैं कि टीम वाज फैंटास्टिक। आपकी पायलट में कहता है कि टीम वाज फैंटास्टिक। आप आए, आपको चाय बड़ी जबरदस्त पिलाएंगे, बड़ी जबरदस्त चाय पिलाती है हमारी फौज। सुनो, ये तुमको बीच में बोलने की कोई वो लगा हुआ है क्या? बिल्कुल, त्यागी साहब अपने एवरी टाइम यार, यू प्लीज डू नॉट कॉल पीपल लाइक अस विद दिस मैन। इनको इतनी तहजीब नहीं है। राणा साहब बोल रहे हैं, भाई बोलने तो क्या नाम राणा नहीं है, क्या नाम यदुवर साहब बोल रहे तो चुप रहिए। अब तहजीब की तो यहाँ बात नहीं है। तुम निकम्मे हो, भारत ने कर दिया। अरे हमने जो कुछ कहा, हमने पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति पे कहा, हमने कुछ किसी का बुरा नहीं कहा। हमने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान खराब। वो मैं इस वजह से आपको कह रहा था ना, आप निकम्मे हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मर्यादाओं से बात चलती है। भारत की, ये तो भारत की स्वाधीनता है, बढ़ावा दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लेकर आया करें। इंटेलेक्चुअल देखिए, आप हमारे फौज का कर्नल होता ना, उसके बाद राणा साहब आप थोड़ा सा त्यागी जी को थोड़ा सा यहाँ पर कर्नल साहब को ये नहीं पता कि बीएलए जो है वो टेररिस्ट ग्रुप है। यहाँ पर कर्नल साहब को ये नहीं पता कि उसको आलमी दुनिया ने उसको बैन कर दिया, वो कलदम तंजीम है। अरे हमको मालूम है, बात क्या करें, वो हाई इंटेलेक्ट बात की। अब कर्नल है अपनी फौज के साथ, लेकिन इनको चुप तो करें। ऐसी थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा, मैं 3 पॉइंट बताता हूँ बहुत जल्दी में। त्यागी जी बताइएगा। मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ, ये हर चीज में कहते हैं कि भारत का हाथ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इनको ग्रे लिस्ट में आ गया, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहते हैं भारत का हाथ है। कोई बात हो जाए तो उसमें कहते हैं भारत का हाथ है। लिमिट यहाँ तक हो गई है, अगर कल को पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई, ये कहेंगे भारत का दोष होगा। आप ऐसा मान लो तो मान लेंगे। अच्छा, मैं दूसरा पॉइंट बोलता हूँ। इन्होंने अभी इनको कहा, हमारे एबल कोपरनिलिस यदुवर साहब को, कि भारत में भारत से रहना है, इसलिए तुम्हें भारत की बात कहनी होगी, नहीं तो भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या तुम भी पाकिस्तान की बात इसलिए कह रहे हो कि अगर नहीं कहोगे तो तुम्हें पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा? हम बोलते हैं, आप अगर कोई आर्गुमेंट देते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब पहले ले लेते हैं। राणा साहब, पाकिस्तान का जो प्रेशर देख रहे हैं, मेरा लास्ट पॉइंट सिर्फ एक लाइन में वो ये कि ईस्ट पाकिस्तान में इन्होंने बड़े अत्याचार किए और वो दोसाई लोग थे। और उसके मुफ्ती बानी की भी बता दें, आप मुफ्ती बानी का भी बता दें कि उसको इंडियन रॉयल चैलेंजर्स से गलती हुई है, वो इंडियन बैक मलेशिया थी,
जिसने इस पाकिस्तान के अंदर सारी साजिश की, अगर तला की साजिश भी बता दें आप, वो क्यों नहीं बताते? वो अभी वो जो बांग्लादेशी वज़ीर आपके मुल्क से भाग के गई हैं, वो बता दें जरा, वो क्यों नहीं बताते आप? बताते क्यों नहीं है? चीजें तो निकलनी है आपकी बांग्लादेश से, अभी बहुत चीजें निकलेंगी। आपका सवाल थोड़ा सा एक ले लेते हैं और उसका जवाब राणा साहब से ले लेते हैं। राणा साहब, आप जो बोले जा रहे हैं, तो क्या आपको भी पाकिस्तान से हटने का डर लग रहा है कि पाकिस्तान आपको नहीं रोकेगा, जैसे भारत का डर आपने डॉक्टर साहब के लिए बोला? सर देखें, पाक फौज हमारे दिल में है और हम अपनी फौज के लिए बोलते रहेंगे, अपने मुल्क के लिए बोलते रहेंगे। हाँ। और जहां पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर जो पॉलिसीज हैं अब वो शायद बेहतर नहीं है, यहाँ पर पॉलिसीज को बेहतर करने की जरूरत है, तो मैं वहां पर बीइंग अ जर्नलिस्ट बात करता हूँ, तनकीद भी करता हूँ, और जो गलत बात होगी मैं उस पर उसको तनकीद और निशाना भी बनाता हूँ। तो हमारी फौज उसको वेलकम करती है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट। अदरवाइज तो कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होता किसी भी मुल्क की फौज का, और ना होना चाहिए। हम उसको जो है उस पॉलिसी के खिलाफ हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें कोई डर नहीं है। मैं यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ, मुझे 5 साल हो गए जर्नलिज्म में, मुझे आज तक किसी ने फोन कॉल करके धमकी नहीं दी कि आपको घर से उठा लेंगे, आपको मार देंगे। लेकिन अगर यही सेम एज इट इज केस मुझे भारतीय जर्नलिस्ट सही बताते हैं, तो कई लोग ऐसे बताते हैं जिनको घर में उठाकर मार दिया जाता है। अरे तो मुझे कई लोग बताते हैं कि आप लोगों की सहाफियों की जान खतरे में है। दूसरे वाला वो आप मूसेवाला की मिसाल ले लें, आप मूसेवाला की मिसाल ले लें, वो जो गुलकार था आपका, वो दुनिया का एक जो है वो एक बहुत बड़ा सिंगर था जिसको पाकिस्तान के अंदर पसंद किया जाता है, जिसको पूरी दुनिया के अंदर पसंद किया जाता है, जिसने ऐसे गाने लिखे जिसने आपके निजाम को नंगा करके रख दिया। भारत की डेमोक्रेसी की बुनियाद ये है, काला चेहरा, मकरू चेहरा, कि आपके मुल्क में अगर आजादी की तहरीकें जैसे असम की तहरीकें, आपने मणिपुर नहीं देखा, आपने नहीं देखा वहां पर खड़े हुए, वो सारा जब खड़े हो गए, जब उन्होंने आवाजें उठाई, तो वो सबसे वाज़ेह था कि भारत के अंदर आपने अक़लियतों ने जो कुछ किया, आपने कैब का बिल लाकर जो भारत ने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया, जो 2002 के अंदर भारत ने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया, वो सारा कुछ दुनिया की तारीख का हिस्सा है। भारत इंसानी हकों की धज्जियां उड़ाता है। भारत के बारे में बताया गया, इंटरनेशनल रिपोर्ट मौजूद है कि भारत ने जो कुछ किया, भारत ने इंसानी हकों की धज्जियां उड़ाई, भारत ने मुसलमानों पर जुल्म किया। ठीक है राणा जी आपके पास और त्यागी जी आपके पास आएंगे, लौट कर आएंगे आपके पास। जमीर जी से थोड़ा सा रुक कर लेते हैं। जमीर साहब, यहाँ पर सीधा ये कहा जा रहा है कि हमेशा सिर्फ भारत टारगेट देखता है, भारत के पास सिर्फ प्रोपोगेंडा है, आरएसएस की राजनीति भारत करता है, तो क्या यहाँ ये उचित समय होगा? क्योंकि चलिए आप आरोप लगा सकते हैं भारत के ऊपर, लेकिन जो स्थितियां पाकिस्तान में देखी जा रही हैं, क्या उसको बचाया जा सकता है इन आरोपों से? देखिए, बुनियादी तौर पे आरोप वर्सेस आरोप इस मसले का हल नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि जिस तरह हमने सवात में ऑपरेशन किया था, उसी तरह की ऑपरेशन इस वक्त शुरू हो चुकी है। मैं बिल्कुल आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पाक फौज ने वहां पर ऑपरेशन शुरू कर दी और बीएलए का खात्मा यकीनी तौर पे होगा, क्योंकि वहां पर जिस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, इन दहशतगर्दी कार्रवाई को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बुनियादी तौर पर जैसे हर मुल्क में कोई ना कोई गद्दार होता या कुछ ना कुछ इस तरह के हालात के बेनिफिशरी होते हैं, तो इस तरह के लोग इस वक्त पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जो इनको किसी न किसी हवाले से उनको बचाने के लिए या कोई ना कोई एक पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या कोई ना कोई एक ऐसी बात करते हैं जिस बुनियाद पे ये चीजें मिक्स हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा ना कि बलूचिस्तान के जो लोग जिनको हम नाराज बलोच कहते हैं वो अलग हैं, ये जो दहशतगर्द तंजीम है ये बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं जिसकी वजह से जो दहशतगर्द हैं और जो मासूम लोग हैं वो सारे मिक्स हो जाते हैं। देखिए, बलूचिस्तान के लोगों के हुकूक, बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो मामलात है वो बिल्कुल एक सेपरेट बात है और उनसे 100% बातचीत होनी चाहिए। दूसरी जानिब है दहशतगर्दी। देखिए, दहशतगर्दी चाहे मजहब के नाम पे हो चाहे वो कौम परस्ती के नाम पे, उसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैंने आपने मुझे बहुत सारे चैनल्स पे देखा, मैंने कभी नहीं कहा कि भारत ने किया कि मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमने क्या करना है। देखिए, हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि हम अपनी सरजमीन से जो दुश्मन है, जो गद्दार है, उनकी सफाया करेंगे, उनका खात्मा करेंगे और यकीनी तौर पे अपनी आवाम के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं हम उनके साथ मुज़ाकरात भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे, उनसे गले भी लगाएंगे और उनसे माफी भी मांगेंगे, क्योंकि अपने लोगों से गले लगना, माफी मांगना कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो लोग जो हमारी सरजमीन पे मासूम लोगों का खून बहाएंगे, उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर कट ऑपरेशन होना चाहिए, क्लियर कट ऑफ होना चाहिए। भी कोई जी आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर यदु सिंह, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं।
अभी आपने सुना होगा कल ही 41 देशों को लेकर के अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वीजा प्रतिबंध को लेकर के एक ड्राफ्ट जारी किया जा रहा है। हालांकि उस पर विचार मंथन हो रहा है और उसमें पाकिस्तान का भी नाम सामने आ रहा है। अब आप देखिएगा, 1 महीने के अंतराल में बलूचिस्तानियों के द्वारा, अलगाववादियों के द्वारा जिस तरह से इन घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है, पाकिस्तान एक तरफ अपना माइंड डाइवर्ट उस तरफ कर रहा है कि किस तरह से सुरक्षा की जाए, पाकिस्तान में सौहार्द और शांति बनाए रखे। तो वहीं दूसरी तरफ जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन है उस पर एक ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। साफ जाहिर किया गया है कि पाकिस्तान में भी वीजा प्रतिबंध किया जाएगा पाकिस्तानियों को। तो आपको क्या लगता है इस तरह से पाकिस्तान का आने वाला समय अस्तित्व में कैसे देखा जाएगा? देखिए, पाकिस्तान में जो अभी नजदीक में 1 हफ्ते के अंदर 2 घटनाएं हुई बलूचिस्तान में, ये दिखाता है कि मामला वहां पे सही नहीं है। आप उनको कहें भारत भेज रहा है, भारत मदद कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में एक कल्चर रहा है आतंकवादी संगठन को पैदा करना, उनको प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, उसके बाद में उनको यूज करना अपने पड़ोसी देशों के बाद। करना क्या चाहिए? अच्छा, फॉरगेट अबाउट की ब्लेम करो, ये करो। अभी हमारे पत्रकार भाई ने कहा, ये सही बात है कि ये मामला पाकिस्तान का आंतरिक मामला है और इस मामले में उनको, अगर हमारी सलाह कोई मानेगा तो है नहीं, पाकिस्तान की सरकार और उनकी सेना को बलूचिस्तानियों के साथ में जो उनको लगता है कि अत्याचार हो रहे हैं, भेदभाव हो रहा है, उसको दूर कर दीजिए। जो वहां का पैसा कमाते हैं खदन करके, उनको उसके विकास में लगा दीजिए। ये कोई खराब बात थोड़ी है। मैं बता दूं आपको, जिस दिन आप ये न्याय की बात करेंगे सबके लिए, केवल पंजाब के लिए नहीं, पंजाब के लिए नहीं, सारे प्रदेशों के लिए, अपने वहां के जो आपके प्रदेश हैं सबके लिए जब हेल्प करेंगे तो आपके यहाँ अमन शांति आएगी। और साथ में आपके देश में जो आतंकी संगठन बनाए जाते हैं, बनते हैं, जो हैं, उनको आप नेस्तनाबूद करिए, उनको अपने पड़ोसियों के खिलाफ नहीं यूज करिए। क्योंकि कोई भी आदमी मरे, निर्दोष आदमी को मरे, आतंकवादी मारते हैं, ये उचित नहीं है। हम तो आपके दुश्मन नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने यहाँ अमन शांति लाएं और सबको बराबरी का व्यवहार करके अपने को विकास करें। हमें कोई आपसे आपत्ति नहीं है, कोई आपसे घृणा नहीं है। लेकिन ये आरोप लगाना, इंडिया का क्या रोल है? इंडिया जो पीस लविंग कंट्री, इंडिया का कोई रोल नहीं है, ना आरएसएस का रोल है, ना आर्मी का रोल है। और दूसरी बात, लास्ट की बात, आपकी आर्मी, आप कहते हैं कुछ नहीं करते हैं, वो ये है वो है, पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। भाई श्रीमान जी, इतना झूठ तो नहीं बोलो। आपकी आर्मी खुल्लम खुल्ला देश की सत्ता में कब्जा करती है, सरकार हटाती है, पीएम को जेल भेजती है। क्या बात करते हैं? इसको बंद कर दें। बिल्कुल का काम सेना की, देश की रक्षा होता है, राजनीति करना नहीं होता है। सरकार चुनने के बाद आती है और पाकिस्तानी सेना वहां पे हस्तक्षेप करती है, इंटरफियर करती है, उचित नहीं है। हम आपको विश करते हैं आपका विकास हो, हम आपको विश करते हैं कि आपके यहाँ शांति हो, लेकिन पाकिस्तानी सेना इन कामों में सबसे ज्यादा बाधक है। राणा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे यदु सिंह की इस चर्चा को लेकर के? देखिए, जो ये रजीम चेंजेस की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये जो रजीम चेंज हुआ अमेरिका की तरफ से, जो साइफर आया, वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल भेजा गया, उसके ऊपर सियासी केसेस बनाए गए। वो एक सियासी लड़ाई है, वो हम अपने मुल्क में लड़ लेंगे जनाब, वो हमारा मुल्क का मसला है। अभी आप बॉर्डर्स की बात करें, अभी आप दहशतगर्दी की बात करें, अभी आप ईस्टर्न बॉर्डर की बात करें, अभी आप अफगान बॉर्डर की बात करें, मैं उसके ऊपर आपको जवाब दूंगा। अगर आप मेरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर आएंगे, हम तो अमेरिका को अमल दखल करने की इजाजत नहीं देते। तो हु द हेल आर यू, क्या आप हमसे पूछें कि आप जो है वहां आपके मुल्क में फलां हो रहा है, आपके मुल्क में ये हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे जवाब दें कि आपके मुल्क में जितनी तंजीमें खड़ी, आजादी की तहरीकें शुरू हुई, किसान खड़ा हुआ आसाम में, मणिपुर के अंदर, गुजरात में और दीगर जगहों के ऊपर, आपने उनके साथ क्या किया? कितना जुल्म किया आपने? क्या आपने सिखों के ऊपर क्या कुछ नहीं किया? किसानों के साथ आपने क्या कुछ नहीं किया? आज तक भारत उसके ऊपर क्यों खामोश है? भारत हमेशा ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो वायलेशंस हो रही होती है, जैसे कश्मीर के अंदर आपने उसको फौरी छावनी में तब्दील करती है, भारत हमेशा ऐसी चीजों के ऊपर खामोश रहता है और मुजरिमाना तौर पर खामोश रहता है। और कर्नल की जो गुफ्तगू है, जो आपके कर्नल साहब हैं, इनकी गुफ्तगू भी उसका मुंह बोलता सबूत है कि आप जो है वो टेरर को बढ़ावा देते हैं। आप जिनको दुनिया ये कहती है कि ये कलदन तंजीमें, आप उनको कहते हैं कि नहीं, ये तो अब आजादी की तहरीकें खड़ी कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो जमीर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि नाराज अप्रोच में और ये दहशतगर्द तंजीमों में बड़ा फर्क है। नाराज जो लोग हैं हम उनको मना लेंगे, हम उनके पास जाएंगे, हमारे भाई हैं, तो ये मुज़ाकरात के जरिए, निगोशिएशंस के जरिए मामला कर लेंगे। लेकिन दहशतगर्द है, ये जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, उसके लिए ऑपरेशन लॉन्च हो चुका है। उसके लिए हमारी फौज जो है वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे दीगर लोग जो है वहां पर
इंशाल्लाह उसको ऑपरेशन क्लीन अप वहां पर कर रहे हैं और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। इंशाल्लाह कोई मुल्क जो है हमारी तरफ जो है मैली आंख की तरफ नहीं देख सकता, हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। त्यागी जी का थोड़ा सा रुख कर लेते हैं। त्यागी जी, आपने देखा फुल कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान आर्मी को और उनका कहना है कि मोर्चा हमारे हाथ में है और अन्य जो देश हैं जो उनको टारगेट कर रहे हैं वो बिल्कुल भूल जाएं कि हम यहाँ संकट में हैं। हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य, हमारी पाकिस्तानी आर्मी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और निश्चित रूप से आगे सफलतम रास्ते होंगे। लेकिन क्या ये बातें जमीनी स्तर पर देखी जाएंगी त्यागी साहब? ये मान लेते हैं जो कुछ ये कह रहे हैं ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी और भी ज्यादा सशक्त हो। जमीर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई बलूचिस्तान के लोग हैं, उनके साथ में जाती हुई है, हम उनसे बात करेंगे, हमारे लोग हैं, हम उनसे माफी मांग लेंगे। ये वाला एक एटीट्यूड आया जो बड़ा अच्छा लगा। होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे जब ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने पीएलए को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। पहली बात तो यूनाइटेड नेशंस नपुंसक है। आपको मालूम है यूनाइटेड नेशंस में जो वीटो पावर थी वो केवल 5 साल के लिए थी। हिंदुस्तान के डॉक्टर रामास्वामी मुरलियार ने यूएन चार्टर की क्लॉज नंबर 109 में ये लिखवा दिया था कि वीटो पावर की 10 साल के बाद समीक्षा की जाएगी। समीक्षा नहीं की गई, हालांकि प्रस्ताव में था। यानी एक डेड बॉडी को तब से लेके पूरी दुनिया ढो रही है आज तक। और यूएन अगर एक बेकार पावर ना होती तो ट्रम्प आज डब्ल्यूएचओ से, यूनेस्को से और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनएचआरसी सबसे बाहर हो गए। क्यों हो गए? बिकॉज इट इज इनइफेक्टिव। अब ये किसी को टेरर डिक्लेयर करते रहे। इन्होंने हैप्पीनेस के इंडेक्स में और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के इंडेक्स में पाकिस्तान को हिंदुस्तान से ऊपर रखा। हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहीं से समझ सकते हैं कि उनके निर्णय किस कदर के होते हैं। पर कोई बात नहीं, वो उन्हें टेरर ऑर्गेनाइज कहते हैं, कहिए, हमें उसमें कोई एतराज नहीं। अब मैं एक फाइनल बात के ऊपर ही आता हूँ कि पाकिस्तान के साथ हमारे हिंदुस्तान के हर प्राइम मिनिस्टर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने ट्रेटी में जो की, अब आप हंसे ना, जब ट्रेटी की तो उसमें पाकिस्तान को उसके हक से ज्यादा दिया। लाल बहादुर, आप जोकर कब से बन गए कर्नल साहब? आप जोकर कब से बन गए? 1965 में युद्ध जीतने के बाद भी हाजी पीर पास इन्हें वापस कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी बाकायदा एक बस लेके लाहौर गए और नरेंद्र मोदी भी खुद इनके यहाँ नवाज शरीफ के यहाँ उतरे। लेकिन हर बार जब हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, इन्होंने पीछे कमर में छुरा घोंपा। त्यागी साहब, यही ले लेते हैं ना, थोड़ा सा राणा साहब की जानकारी ले लेते हैं। राणा साहब, हंसी तो आ रही थी खैर, लेकिन हाँ 1947 का वो दौर था, ये सबके सामने है कि एक अच्छा दो भाई या विच्छेद हो गए, विभाजन की क्रिया हुई, हम भारत को अपने आप को इंडिपेंडेंट कहने लगे, लेकिन हाथ तब भी एक बड़े भाई के नाते मिलाने का प्रयास करते रहे और आज भी जारी है। लेकिन पाकिस्तान आखिर क्यों नहीं मिलाना चाहता है? क्योंकि सपनों में भी भारत को ही टारगेट किया जाता है। कभी सपनों से जागिए, कभी अपनों को अपना तो मानिए, हालात कुछ और होंगे। देखिए, आपने कहा ना कि पाकिस्तान हाथ नहीं बढ़ाता या इंडिया जो है ना वो अमन पसंद मुल्क है, वो पीस का लेसन देना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। बात मेरी ये है कि जब हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक खिताब किया था, जब इंडिया जो है वो बॉर्डर पर आकर, एलएसी पर आकर जो है वो छेड़खानियां कर रहा था, जब हमने आपका पायलट पकड़ा था, जब हमने उसको चाय पिलाई थी, टी वाज फैंटास्टिक भी उसने कहा था, उसने बताया था कि पाकिस्तान की फौज बड़ी जबरदस्त किस्म की चाय पिलाती है और उसको हमने कड़क चाय पिलाकर जो है वो दुनिया को अमन का दर्स दिया। आपका पायलट हमने आपको वापस किया, तो हमने उस वक्त भी आपको सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। उस वक्त भी हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने एक खिताब में कहा था कि इंडिया हमारे साथ आए, हमारे साथ बैठकर बात करे। कर्नल साहब सुन लें और सुन लें और सुन लें और सुन लें। आपने सारी बात की, मैंने आपकी बात को सुना, अभी आप मेरी बात को सुन लें। अच्छा, ये जो आप कर रहे हैं, ये जो आप कहते हैं कि भारत जो है वो अमन का दर्द देता है, तो ये जो डिस्प्यूट एरिया कश्मीर है, आप उसके ऊपर आए, हमारे साथ नेगोशिएशन कर लें। क्यों नहीं करते? क्यों कर ले भाई? कर रहे हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट एरिया। जब इंटरनेशनल डिस्प्यूट एरिया है, जब आपने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, जब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, क्यों इंडिया हमारे साथ अगर नेगोशिएशन नहीं करता? आए, बैठ कर बात करें। हमने बहुत बार आपको कहा कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें। इंडिया हमेशा से फाशिस्ट रजीम है तो फाशिज्म की तरफ बढ़ेगा। हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौन सा तकरीर की,
उस वक्त भी आपका भारतीय विदेश खाते वहां से आपके पास फरार हो गया था, क्योंकि आप जो है वो अमन का दर्श नहीं देते। आपने हमेशा इस कदर से आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी है, आपने आओ जंग करें, ये करें। पाकिस्तान हमेशा एक पीसफुल कंट्री है, पाकिस्तान हमेशा अमन का दर्श देता है। कर्नल साहब ने बात मेरी सुननी नहीं है, कर्नल साहब बात सुन लें। इतना अन्याय किया कर्नल साहब अपने बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में इतना अन्याय किया है, वो लोग खुद आके कह रहे हैं, अभी आपके पीओके के लोग कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से सुन लें और सुन तो लें। वो कह रहे हैं कि कारगिल गेट खोल दो, वो कह रहे हैं कि हर पार तोड़ दो। मैं थोड़ी राणा साहब ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तानी, राणा साहब, त्यागी साहब आपके पास लौटेंगे, थोड़ा सा राणा साहब जी से चर्चा कर लेते हैं। राणा साहब, बलूचिस्तानी ही आपसे हाथ नहीं मिला पा रहे हैं, भारत के लिए बात कही जा रही है। भारत तो बहुत दूर हो रहा है, क्योंकि आपके ही देश में अगर सब एक हो जाएं तो शायद सबसे बड़ी उपलब्धि पहले तो वही कहलाएगी, क्योंकि आप अपने अगर घर में ही नहीं जीत पाएंगे तो बाहरी घरों में कैसे दरवाजे खटखटाएंगे? देखें, जो ये बलूची भाई हैं हमारे, इनके साथ तो हम मुज़ाकरात कर लेंगे, जो हमारा नाराज ग्रुप है, कोई मसला नहीं है, हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। लेकिन ये दहशतगर्द हैं, ये इन्होंने बलूचियों का लबादा ओढ़ा हुआ है, ये बलूचियों का लबादा ओढ़कर जो सुबायत की बिना पर ये सारा काम करते हैं, ये इनका कोई मजहब तो है नहीं दहशतगर्दों का। और ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि हम इनको मना नहीं पा रहे, तो हम अपने नाराज भाइयों को, नाराज बहनों को मना लेंगे, लेकिन हम दहशतगर्दों से उनको मनाएंगे नहीं। अब जो रूल ऑफ गेम है वो तब्दील हो गए हैं। अब हम उनकी औकात पर जाकर उनको जवाब देंगे। अब वो हथियार उठा रहे हैं तो हम बताएंगे आप दहशतगर्द हैं। हम बताएंगे बीएलए को कि आप अगर मेरे मुल्क में मासूम शहरियों को कत्ल करेंगे, उनको शहीद करेंगे, आप अगर मासूम शहरियों को टारगेट करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब पाकिस्तान की फौज जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है, और हमारे DGI SPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब रूल ऑफ गेम बदल चुके हैं, हम अब आपको जवाब देंगे, और उस तरह से जवाब देंगे जैसे आप जो है हमारे मासूम शहरियों को कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जिस तरह का ऑपरेशन हमारी फौज ने लॉन्च किया, ऐसा ऑपरेशन, ऐसा जो ये आप अंदाजा करें, पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे मुश्किल तरीन ऑपरेशन था जो हमारी फौज ने वहां पर इसको जनाब किया। तो आप अंदाजा ये करें कि हमारी फौज ने उस वक्त भी कोशिश की कि जो मासूम शहरी बच्चे जो हॉस्टेजेस बने हुए थे, हमने उनको भी बचाना है, हमने उनकी जान भी बचानी, उनकी जान भी बचाई और दहशतगर्दों को ठिकाने भी लगाया। तो हम ऐसा करते रहेंगे, हम तकलीफ पहुंचाते रहेंगे, और इंशाल्लाह हम मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करेंगे। हम ऑपरेशन लॉन्च कर चुके हैं, फौज अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर चुकी है, फौज अपनी पॉलिसी जो है वाज़ेह कर चुकी है। औरतों को और बच्चों को तो उन्होंने ही छोड़ा था, तुम तो खामोखा श्रेय ले रहे हो, यदि हमने रेस्क्यू करा लिया और उन्होंने रेस्क्यू किया। हमारी फौज ने, हमारे DGI SPR ने उसकी वीडियो जारी की, उसकी वीडियो जारी की ऑपरेशन की। आपको वीडियोस में दिखाया गया कि कैसे ट्रेन के अंदर से हम बंदे निकाल रहे हैं, कैसे हमारे स्नाइपर हेलीकॉप्टर के जरिए हमने टारगेट किया और वहां से हॉस्टेजेस को निकाला गया। तो हमारी फौज ने तो जो है दुनिया के सामने वीडियो चलवा दी। हमारी फौज ने बताया, उन्होंने प्रोपेगेंडा जो इंडियन मीडिया कर रहा था इस ट्रेन हाईजैक के ऊपर, हमारी फौज ने तो उसको भी आपके सामने एक्सपोज किया। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे ना। असल में कर्नल साहब की बात यह है कि आप तैयारी के साथ आते नहीं है, आप तैयारी के साथ आते नहीं है, आपको पता नहीं किसने कर्नल बना दिया है, तो डेफिनेटली आप ऐसी बातें करेंगे, बैठा चुके हैं आप ना। थोड़ा सा भाषा शैली का, राणा साहब आपके पास लौटेंगे, त्यागी साहब आपके पास भी लौटेंगे, त्यागी साहब आपके पास भी लौटेंगे, डॉक्टर यदु सिंह के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, स्थितियां कैसी भी हो हालांकि पाकिस्तान में, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिए देखिए हर कोई भी देश हो, अगर इस तरह से संकट मंडराता है तो अपना भरसक प्रयास किया जाता है। शायद पाकिस्तानी सुरक्षा सेना भी निरंतर यही सोचेगी कि शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन एक बड़ा सवाल यह बना होता है कि उनकी खुद की ही सेना उनकी सरकार को गिरा देती है, उन्हीं को गिरफ्त में ले लेती है। तो ऐसे में सुरक्षा यंत्रों के लिए क्या अन्य और देशों की आवश्यकता पाकिस्तान को पड़ सकती है, या जो कॉन्फिडेंस है ये जमीन पर देखने को मिलेगा और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पाकिस्तान की अकेली सेना ही सुरक्षित और पर्याप्त कहलाएगी? देखिए जो वहां पे हुआ है बलूचिस्तान में और कई जगह हो चुका है। हाँ। कोई पहली बार नहीं हुआ। पेशावर में एक स्कूल में आतंकी हुआ था अटैक, उसमें 105 बच्चे मारे गए थे, 55 बच्चे मारे गए थे। तो ये पहली बार नहीं हुआ है। होना क्या चाहिए कि पाकिस्तानी सेना और सरकार के लोग ईमानदारी से अपने ही नाराज लोगों से, जो नाराज हैं,
और कोई कारण है उस नाराज होने का, उनसे बात करें, दिल खोल के बात करें और उनको बताएं कि भाई देखो ओके हमारी गलतियां थी, हम इसको दूर कर लेंगे। जिस दिन ये दिल खोल करके सेना वाले और भारत उसकी पाकिस्तान की सरकार अपने ही लोगों से बात करेंगी और तब उस देश में अमन चैन आएगा। अस्त्र शस्त्र से नहीं, चर्चाओं काम से करना समाधान हो चाहिए, सकता है, चर्चाओं से समाधान हो सकता है, अस्त्र शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान सेना कोई कमजोर सेना नहीं है। देखिए हमारे पड़ोसी देश हैं, हम उनकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम फैक्ट बता रहे हैं। कोई कमजोर सेना नहीं जी। वो आपस में बात करके देखिए आतंकवादी संगठन उनसे जीत तो पाएंगे नहीं, आज नहीं तो कल उनका खात्मा तो होना ही होना है, लेकिन वो इन्हीं के आदमी हैं, वो कोई ईरान के नहीं है, वो कोई चीन के नहीं है, वो पाकिस्तानी लोग हैं। इनको वास्तव में एज ए जेस्टर हम आप जैसे बता रहे हैं कि राणा भाई और आपके जो भाई हैं पत्रकार जी, वास्तव में आपकी सेना, हाँ जमीर भाई, सेना और आपकी सरकार इनसे दिल खोल के बात करे, जो उनकी परेशानियां हैं, जो उनकी नाराजगियां हैं, उनको दूर करिए भाई। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में अमन शांति हो, हम ये भी चाहते हैं कि अमन शांति जब आपके यहाँ हो जाए तो हमारे आपके बीच रिश्ते भी ठीक हों। मैं बता दूं आपको, बहुत जरूरी है आपके लिए, हम आपके दुश्मनों को नहीं मानते कि आप दुश्मन हमारे हैं, ये जरूरी है कि आप अमन शांति लाएं अपने देश के अंदर और साथ में पड़ोस में भी, अफगानिस्तान के साथ में भी, इंडिया के साथ में, सबसे दोस्ती का व्यवहार करें। आप ग्रोथ करें, आपके लोगों को स्वास्थ्य सुविधा अच्छी मिले, पढ़ाई अच्छी हो, इकोनॉमी बढ़े, हमारे यहाँ भी हो। हमारी ये विश है, हम दिस इज व्हाट वी थिंक यू शुड डू। बट पॉजिटिव मैसेज बिल्कुल जी जी राणा साहब जी, बड़ा जबरदस्त मैसेज आपने दिया है डॉक्टर साहब ने, और उन्होंने बताया कि देखें इस तरह के मैसेज जब आएंगे, अगर आप बैठकर बात करेंगे, अगर आप बड़ी तसल्ली के साथ बात करेंगे, उन्होंने बताया और उन्होंने कहा और बदलाव देखा जाएगा। और ये हम खुद चाहते हैं कि भारत हमारे साथ आकर बैठे, हमारे बॉर्डर्स में हमारी ट्रेड हो, हम जो है वो यहाँ पर जो है वो उनके लोग यहाँ पर जाएं, हमारे लोग वहां पर आए, और इस तरह से दोस्ती का और अमन का पैगाम चाहे हम लोग खुद चाहते हैं। लेकिन जो ये सूरत-ए-हाल बना दी गई है, कुछ आपकी तरफ से, कुछ हमारी तरफ से, हम ये भी चाहते हैं कि जनाब ये निगोशिएशन के जरिए इनको चीजों को ठीक किया जाए। हम नहीं चाहते कि जंग के अंदर जाया जाए। जाहिर है दुनिया तब्दील हो गई है, अब ये वॉरफेयर का दौर नहीं रहा। अब ये जो है वो जंगों वाला टैंक आप ले आए, टैंक हम ले आएंगे, आपने 2 हमले कर दिए, 2 हमले हमने कर दिए, तो ये अब वो दौर से हम बाहर आ गए हैं। अब हमने आगे जाना है, तो उसके लिए बेहतर यह है कि हम दुनिया को अमन का पैगाम दें। तो लिहाजा डॉक्टर साहब ने बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया है, हम वेलकम करते हैं ऐसे मैसेजेस को, और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे वेलकम हिंदुस्तान की तरफ से भी। और हम अपने लोगों को भी कहते हैं कि हम जो है वो नफरत का पैगाम नहीं देंगे, लेकिन हम सिर्फ बात ये करते हैं कि जो हमारे मुल्क में टेरर फाइनेंसिंग की जाती है उसको रुकना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर जो ये दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जाता है उसको पूरी दुनिया को इकट्ठा होना चाहिए, इस पर नोटिस देना चाहिए, बजाय इसके कि दुनिया को कोई भी मीडिया इसके ऊपर प्रोपेगेंडा करे। आप इससे पॉजिटिव मैसेज दें, आप हमारे साथ आकर खड़े हो कि आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया हो रहा है, उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि सारी दहशतगर्दी की टेरर फाइनेंसिंग भारत कर रहा है, उसमें अफगानिस्तान का रास्ता भी इस्तेमाल होता है। दुनिया के सामने है कि हमने वहां पर बाढ़ भी लगाई, सबसे ज्यादा मसला वहां पर दहशतगर्दों को हुआ, हमारी फौज ने वहां पर जाने भी दी। और पाकिस्तान दुनिया के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने अरबों डॉलर्स जो हैं वो दहशतगर्दी की जंग के अंदर हमने अपने जाया किए। 70,000 से ज्यादा जानें हमारी चली गई, और पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानियां दी दहशतगर्दी के लिए, पाकिस्तान में और मुल्क ने दी सर जी, किसी और मुल्क ने इतनी दहशतगर्दी के अंदर कुर्बानियां नहीं दी। हमारे बच्चों ने दी, हमारे सिविलियन आबादियों ने, हमारी फौजी जवानों ने, हमारे भाइयों ने। तो इसके लिए अब जरूरी है कि दुनिया इसके ऊपर नजर डाले, और बजाय इसके कि आप किसी मुल्क के ऊपर पाबंदी लगाएं कि अमेरिका ने जो कल यमन के अंदर किया, तो हम इस सारी चीजों के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि अमन लाया जाए, हम चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम भारत का एक पायलट पकड़ें और उससे कहेंगे टी वाज फैंटास्टिक। हम ये चाहते हैं कि हम आपके पायलट के साथ बैठकर बात करते हैं, हाय हमारे साथ नेगोशिएशंस करें, हम आपकी फौज के साथ बैठने को तैयार है। लेकिन बात यह है कि आप अगर आरएसएस के झंडे को देखेंगे, अगर आप बात यह है कि अगर आप फासिस्ट पॉलिसीज लेकर आएंगे, और अगर आप ये जो है वो आरएसएस की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे, और आप अगर सिर्फ वोट लेने के लिए मोदी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा कि उसकी इलेक्शन कैंपेन चमक जाए, तो फिर इससे दोस्ती नहीं बढ़ेगी। इससे जो है वो तो ऑप्शन ही नहीं है ना। देखिए आरएसएस को यहाँ प्रोपेगेंडा में नहीं शामिल किया जा सकता राणा साहब, ये तो आप भी जान सकते हैं, क्योंकि जब कंट्रीज के संबंध मजबूत होंगे तो किसी एक विशेष पार्टी को टारगेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तो देखें आपका प्रधानमंत्री जो है ना,
वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स कैसे करते हैं, या आप भी जानते हैं, वो कर्नल साहब भी जानते हैं, डॉक्टर साहब भी जानते हैं कि वो क्या करेगा अपनी इलेक्शन कैंपेन में। पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान जो बयानिया है उसको मोदी प्रमाण चढ़ाता है। वो कोई एक एलएससी के ऊपर आकर वो कोई एक छोटे मोटा कार्रवाई कर देगा। अब तो लोगों को क्या देख रहे थे, हमने पाकिस्तान के खिलाफ ये कर दिया है, हम ये कर रहे हैं। तो इस तरह से सर अमन का पैगाम नहीं चाहता ना भारत। अच्छा, अमन का पैगाम इसका जवाब ले लेते हैं। त्यागी साहब, यहाँ कहा जा रहा है कि आरएसएस हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कैंपेन के तौर पर टारगेट करके पाकिस्तान के लिए एक ऐसा संदेश भारत में छोड़ेगा कि जहां पर जो स्थितियां मिलने लायक होंगी वो टूटने में परिवर्तित हो जाएंगी। क्या ये लगता है आपको, प्रधानमंत्री की भाषा शैली हो या फिर उनका अनुभव हो या राजनीतिक माहौल हो, क्या ये वास्तव में एक भारत के लिए ऐसा कहना सही होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। हमारी तरफ से प्रधानमंत्री हो या हमारी तरफ से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो, उन्होंने कभी ये नहीं चाहा, पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहा। हमने सिर्फ इतनी बात कही कि भाई तुम आतंकियों को भेजना बंद करो। अब आज की तारीख में भी, आज ही के दिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लॉन्च पैड के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दे रही है। अब वो टीवी के ऊपर आप देख रहे हैं, भाई दहशतगर्दों को पाकिस्तान आर्मी क्यों ट्रेनिंग दे रही है? और वो दहशतगर्द आप अपने टीवी पर देख रहे होंगे, आप इंटरनेशनल मीडिया नहीं देख रहे हैं। कर रहे थे, मैं चुप रहा। अब मुझे मजबूरन ऐसे शब्द बोलने पड़ेंगे। बोलने दीजिएगा, बोलने दीजिएगा त्यागी साहब जी। तो ये अगर आप मुझे बोलने दें तो फिर मैं आगे तक जैसे ये बकवास कर रहे थे मैं भी कर सकता हूँ। नोट करें। और एक बात और सुन लें सर, ये जो दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, मोहब्बत, अतिथि सत्कार, सहनशीलता, बड़ी अच्छी बातें हैं, मगर ये हिंदुस्तान में जो व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा थी, उन्हें राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा भी बना दिया गया। ये हमसे गलती हुई। अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को मार दिया होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। तो अब हम इस दूसरी चीज का, यानी कि राष्ट्रीय चरित्र का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सहनशीलता 0 होनी चाहिए। हमने आज तक बहुत सहनशीलता दी। मैंने आपको एग्जांपल दी, 5 प्राइम मिनिस्टर की एग्जांपल दी, एक एग्जांपल कि हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन जब हमको बदले में वो मिला तो हम सहनशीलता ही करते रहे। एक लिमिट ऐसी आती है कि यू हैव टू रिटेलिएट, और जब रिटेलिएट है तो हमने अब कह दिया, हम तो अब भी तैयार है। हमें बिल्कुल अच्छी लगती है ये बातें। बिल्कुल, हमने आगे हाथ बढ़ाया, भारत ने आगे बढ़ते हुए कदमों को दिखाया, लेकिन अगर आपके अंदर ही उस तरह से विचार नहीं बनेंगे तो भारत भी हर बार आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसका जवाब ले लेते हैं चलते चलते, क्योंकि अब समय भाव कम है, और अंतिम फाइनल कमेंट जमीर साहब से ले लेते हैं। काफी देर से पूरी डिबेट को सुन पा रहे हैं और चर्चाएं चली रही हैं। जमीर साहब, यहां पर चलिए ठीक है, पाकिस्तान में बलूचिस्तानियों के द्वारा जिस तरह से हमला किया गया है, खैर पाकिस्तानी फोर्स अपना काम कर रही है और हम भी और पूरे भारत यही चाहता है और हमारी चैनल के तमाम दर्शक यही चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश में भी अमन शांति और शांति बनी रहे। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि अगर आपके अपने ही देश में एकता और संगठन में मजबूती नहीं दिखेगी तो अन्य देशों से अपेक्षा कैसे की जा सकती है? देखिए, इसको अगर मैं समझना जो मेरी समझ के मुताबिक वो ये है कि देखिए, हर देश के अंदर थोड़े बहुत मसले मसाइल रहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात का मसला है, तो मेरा ख्याल है कि दोनों देश जो है, दोनों देश की जो सरकारें हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो दुश्मन है वो कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेंगे जिसके नतीजे में वो जो डायलॉग का प्रोसेस है वो रुक जाए। तो उनको ना सिर्फ एक दूसरे के साथ डायलॉग करने पड़ेंगे, बल्कि एक दूसरे के मुश्तरका दुश्मन को भी देखना होगा कि ऐसे कौन से दुश्मन है जो ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती हो, ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो। तो उसके बाद फिर कौन से ऐसे ममालिक है या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी सारी दुकान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ये तनाव है, जो कशमकश है, जो दुश्मनी है, इसकी बुनियाद पे चल रही है। तो यकीनी तौर पे जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान दोस्ती होगी तो इस पे बहुत सारी दुकानें बंद होगी और वो इतनी आसानी से। यानी जमीर साहब, एक सवाल ये सामने बीच में आया है, यानी कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पर कुछ ऐसे लोग या ऐसे तत्व लोग हैं जो अपना आपसी सौदा और अपना फायदा देखते हुए इन दोनों ही देशों को और मुल्कों को नहीं जोड़ने का काम कर रही है।
जी बिल्कुल, इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे जो कि कभी भी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब ताल्लुकात बेहतरी की जानिब होते हैं, डायलॉग शुरू हो जाते हैं, कोई ट्रेड शुरू होती है, तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट जरूर होता है जिससे दोनों देशों के दरमियान जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे होते हैं, जो बातचीत का सिलसिला चल रहा होता है, वो बंद हो जाता है। तो बुनियादी तौर पे अब की बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान अगर एक दूसरे के साथ कोई बातचीत शुरू करें, तो बातचीत शुरू करने के साथ साथ तो उन लोगों की भी निशानदेही करें जो कि सारे मामले को सबूताज करना चाहते हैं। बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने भी चलते चलते कही है कि अगर समझौता होता है या विचारों पर विमर्श होता है तो ऐसे लोगों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी जो लोग गिरोह में शामिल हैं और जो दोनों देशों को, मुल्कों को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया फिलहाल जमीर साहब आपका भी, डॉक्टर यदु सिंह आपका, राणा उज्जैर जी और डीपीएस त्यागी, आप तमाम अतिथियों का बहुत बहुत आभार जो आपने अपना कीमती समय दिया टीवी 100 को। और विचारों के इस दौर में लगातार सिलसिला खबरों का जारी रहेगा। बने रहें और देखते रहें टीवी 100।